अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मेरा नाम है वलीशा आरिफ और मैं एमबीए की स्टूडेंट हूँ। मेरे साथ है मास खान, एमएस एंटरप्राइजेस के सीईओ। सर प्लीज़ आप अपना इंट्रोडक्शन करवाएं। वालेकुम अस्सलाम। जी मेरा नाम मास खान है और मैं सीईओ हूँ एमएस एंटरप्राइजेस का। मैं भी एक एमबीए का स्टूडेंट हूँ, लेकिन साथ में हमारा एक बिज़नेस है और हम वो चला रहे हैं। उसके साथ एमएस एंटरप्राइज में हम बेसिकली 2-3 बिजनेस को देख रहे हैं। जैसे कि एक हम एफिलिएट हैं केपलर पेट्रोलियम के साथ, उसके अलावा हमारा कंस्ट्रक्शन का काम है और इसी तरह 2-3 और बिजनेस हैं। तो बेसिकली ओएमसी के साथ एफिलिएट का होने का मकसद ये है कि हम ये करते हैं कि जो पेट्रोलियम रिलेटेड जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो हम एंड यूज़र तक पहुँचाते हैं। और कंस्ट्रक्शन में जो भी कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं तो वो हम इसी कंपनी के थ्रू उसको चलाते हैं। अच्छा सर, ऑयल मार्केटिंग में आने का आपका क्या मकसद था? आपने क्यों ऑयल मार्केटिंग को ही चूज़ किया? ऑयल मार्केटिंग कंपनी देखें, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हम बात करें कि मैं ऑलरेडी पहले भी केपलर पेट्रोलियम में था एज एम्प्लॉय, तो अपना बिज़नेस करने का मेरा यही मकसद था, क्योंकि इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। इसमें प्रॉफिट मार्जिन बहुत अच्छा है, इसमें ग्रोथ अच्छी है, तो इसलिए हमने चूज़ किया। और हमारे कुछ ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स भी हैं, तो हम उसके साथ काम कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। इसलिए मैंने ऑयल ही इसलिए चूज़ किया क्योंकि मेरे पास जो कंपनी के थ्रू कस्टमर्स थे वो मेरे बहुत ही ज़्यादा ट्रस्टवर्दी थे। तो हम ऑलरेडी एफिलिएट हैं केपलर पेट्रोलियम के साथ, तो हम उसी को लेकर चला रहे हैं। अच्छा, कंपनी का लॉन्ग टर्म विजन क्या है? लॉन्ग टर्म पे हम देखना चाहेंगे कि एक तो पाकिस्तान में अपनी कंपनी को और आगे मज़ीद उसको करें, क्योंकि जैसे कि अगर आपको पता हो पीएसओ के बारे में, शेल, ये बहुत एक जाइंट्स कंपनीज हैं। तो हमारा भी विज़न यही है कि उन्हीं की तरह हम भी कोशिश करें कि हम उनकी तरह आगे बढ़ें और अपना बिज़नेस एक्सपेंड करें इसी फील्ड में। तो ये हमारे टारगेट्स हैं। अच्छा सर, आप लोग कॉम्पिटिटिव रहने के लिए कौन सी स्ट्रेटजी को यूज़ करते हैं? स्ट्रेटजीज़ को देखें, सबसे पहले इसमें स्ट्रेटजीज़ का अगर कॉम्पिटिटिव रहना है तो आपको 2-3 चीज़ों का बहुत ख्याल रखना है। सबसे पहले प्राइस फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हो रही हैं। पहले तो ये होता था कि हर 15 डेज़ के बाद प्राइस चेंज होते थे, लेकिन अब जो है वॉर की वजह से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हो गए हैं। अभी हर हफ्ते में प्राइसेस चेंज होते रहते हैं, तो हमें उनको देखना पड़ता है कि यार हमें ज़्यादा प्रोडक्ट रखना है कि नहीं रखना। अप डाउन्स का नहीं पता होता, हमें इन्वेंट्री गेन लेना होता है ताकि हमें कोई नुकसान ना हो। अगर ज़्यादा प्रोडक्ट होगा और प्राइस नीचे आ गई तो हमें ये सारा देखना पड़ता है, मार्केट ट्रेंड को देखकर, कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट को देखकर कि हमें कितना प्रोडक्ट रखना है और किस तरह चलाना है इसको। ठीक है सर, स्ट्रेटेजिक डिसीजन से आप किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? स्ट्रेटेजिक अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि स्ट्रेटेजिक डिसीजन से पहले आप लोग किन चीज़ों का ख्याल रखते हैं? हम 3-4 चीज़ों का ख्याल रखते हैं, जिसमें मार्केट कंडीशंस हो गई, ठीक है, प्राइस फ्लक्चुएशंस हो गई, जी। रिस्क्स को देखते हैं कि कितना प्रोडक्ट रखना है नहीं रखना, कस्टमर्स की डिमांड को देखते हैं कि इस मंथ में या इस वीक में कितना अपलिफ्ट होगा प्रोडक्ट। तो इन सब चीज़ों का हम बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं। ठीक है। अच्छा, आपके लिए सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है इसमें? हमें प्राइस को लेकर सबसे ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे होते हैं, क्योंकि अगर आपकी प्राइस, क्योंकि देखें एमसीज़ का काम ये है कि वो खुद कोई भी फ्यूल का जो भी प्रोडक्ट है वो खुद प्रोडक्शन नहीं करती। हम एज अ डीलर, एज अ इंटरमीडिएरी काम करते हैं। किसी भी कस्टमर को जब बल्क में चाहिए होता है प्रोडक्ट, तो वो एमसीज़ को पहले करते हैं, लाइन अप करते हैं। देन एमसी जो रूल है उसके मुताबिक ये है कि आप अगर कस्टमर हैं, आपके पास अगर ओएमसी लाइसेंस नहीं है तो आप डायरेक्ट किसी भी रिफाइनरी से प्रोडक्ट नहीं उठा सकते, तो वो इंटरमीडिएट ओएमसी होती है। तो हमारे लिए फिर चैलेंज ये होता है, हमारी तरह की अभी 54 कंपनीज और हैं, ठीक है, जो अभी पाकिस्तान में काम कर रही हैं, उसमें से 32-34 ऑपरेशन है। तो उसमें हमें देखना पड़ता है कि कौन सी कंपनी किस प्राइस पे, क्योंकि एक फिक्स प्राइस होती है, वो फिक्स हुई होती है कि भाई 22-23 रुपये लेस पे रिफाइनरी ओएमसीज़ को देंगी। फिर उसमें मज़ीद थोड़ी सी गेम ये होती है कि हमें ख्याल करना पड़ता है कि यार हम अपना प्रॉफिट मार्जिन कम करें तो हमारे कस्टमर और लॉयल हो जाएंगे हमारे साथ। तो थोड़ा सा प्राइसेस पे यहाँ पे इशू आता है। जो बल्क के वो हैं बायर्स हैं, तो हम जो है उनको और अच्छा सेल कर कम प्राइस पे देते हैं, और जो रेगुलर कस्टमर है जो डेली बेस पे थोड़ा बहुत उठाते हैं तो उसको तो प्राइस पे थोड़ा सा हमें जो है कम्पीट करना पड़ता है। प्रॉफिट मार्जिन कम रखते हैं ताकि हमारी ज़्यादा से ज़्यादा सेल। ठीक है, आजकल जो बहुत ज़्यादा प्राइसेस में चेंजेस आ रही हैं, तो आप उसको कैसे स्ट्रेटेजिक
उसका मैंने आपको बताया कि हम ना इन्वेंट्री पे बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और सबसे ज़्यादा हम ना मार्केट को देखते हैं और कस्टमर डिमांड को देखते हैं, क्योंकि ऐसा ना हो कि हमारे पास प्रोडक्ट बड़ा हो और प्राइस डिक्रीज़ हो जाए, तो ये हमारे लिए मसला होता है। क्योंकि अगर आपके पास प्रोडक्ट होगा और प्राइसेस नीचे आ गई तो हमें ये बहुत ज़्यादा ख्याल रखना होता है कि भाई जो कस्टमर की डिमांड है उतना ही प्रोडक्ट हमारे पास हो, ताकि वीक एंड पर हमारे पास जो डिमांड थी वो पूरी हो जाए और हमारे पास प्रोडक्ट ख़त्म हो जाए। तो हम इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि एक्स्ट्रा प्रोडक्ट ना हो, ताकि इन्वेंट्री लॉस ना हो, इन्वेंट्री गेन हो। तो हम इस पर बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं। अच्छा सर, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि एक सीईओ के लिए क्या ज़रूरी है, लीडरशिप क्वालिटीज़ क्या होनी चाहिए? यह एक अच्छे सीईओ को उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हों, उसको पता हो कि किस तरह लीड करना है टीम को और किस तरह कम्युनिकेट करना है सबके साथ। डिसीजन मेकिंग में बहुत ज़्यादा उसको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये फील्ड ऐसी है कि अगर आपसे थोड़ी सी भी कहीं पे गलती होगी तो इसमें लाखों करोड़ों का भी नुकसान हो सकता है। तो इसमें ये है कि डिसीजन मेकिंग में आप बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और स्ट्रेटजीज बनाते वक्त एक एक्सपीरियंस टीम के साथ काम करें, ताकि आपको फ्यूचर में जाके कोई लॉस ना हो। तो इस चीज़ को देखना चाहिए। अच्छा सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि कोई मुश्किल स्ट्रेटेजिक डिसीजन? मुश्किल स्ट्रेटेजिक डिसीजन अभी रिसेंटली हुआ था। अगर आपको पता हो कि वॉर की वजह से काफ़ी प्राइसेस बहुत ज़्यादा अप हो गई थी, फिर उसके बाद एक और अभी बहुत बड़ा जंप आया नीचे की तरफ, तो उसमें हमने ये किया था कि स्ट्रेटेजिक एक हमने, अगर मैं अपनी बात करूँ तो एक डिसीजन ये लिया, मैंने इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिले कर दी, जिसका फ़ायदा मुझे ये हुआ कि जो हमें पता था कि क्योंकि थोड़ा सा ना लेवरेज हमें रिफाइनरीज भी देती हैं कि यार इतना कम होगा तो हम कवर कर लेंगे, लेकिन अगर उससे ज़्यादा होता है तो वो हमें खुद देखना पड़ता है। तो जो इतना बड़ा जंप आया ना, तो मैंने ये किया कि हमने इन्वेस्टमेंट थोड़ी सी डिले कर दी, जिसका हमें ये फ़ायदा हुआ कि अगर हम उससे पहले उठा लेते जंप से पहले और फिर जंप के बाद अगर आ जाएंगे 75-78 रुपीज़, तो बहुत बड़ा गैप है, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमें नुकसान हो जाता, लॉस होता। लेकिन हमने ये किया कि इन्वेस्टमेंट डिले कर दी, प्रोडक्ट नहीं उठाया, तो हमें थोड़ी सी हमारी जो है हमें फ़ायदा हुआ, थोड़ा सा बचत हुई। सही। अच्छा, आप अपने एम्प्लॉयज़ को कैसे मोटिवेट करते हैं? एम्प्लॉय को मोटिवेट करने के 2-3 ही तरीके हैं। लाइक अगर मैं कहूँ कि उनकी अच्छी ट्रेनिंग करें ताकि उनको हर चीज़ का पता हो, और अप्रिशिएट करें उनको कि जो भी उनके टारगेट्स हैं वो जब पूरे हो जाएं, उनको कुछ ना कुछ रिवॉर्ड्स दें, कुछ बोनसेस दें, सही। कुछ सैलरी में बेनिफिट्स दें उसको, कुछ भी इस तरह के होते हैं। तो मैं तो यही करता हूँ कि जो भी टारगेट्स पूरे होते हैं तो उनको कोशिश करता हूँ कोई ना कोई रिवॉर्ड्स हो जाए, उनकी डेली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे ट्रेनिंग हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें। ठीक है। अच्छा, आपके लिए टेक्नोलॉजी कितनी इम्पोर्टेंट है एज ए सीईओ? टेक्नोलॉजी की अगर हम बात करें तो हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एक ऐप यूज़ होती है, लाइक एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर है, SAP ERP अगर आपने सुना हो तो वो हम यूज़ करते हैं। उसमें टेक्नोलॉजी से हमें ये हो जाता है कि जो बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें मैनुअल पहले करनी पड़ती थी, ठीक है, हमें ट्रेंड का नहीं पता होता था, हमें लेकिन वॉइसेस बनाने में, वो मैनुअल बनाने में बहुत ज़्यादा इशूज़ होते थे, टाइम कंज्यूमिंग बहुत था। लेकिन ERP में ये होता है कि भाई डेटा हम डालते हैं, टेक्नोलॉजी की वजह से हम डेटा डालते हैं हम उनको, तो ऑलरेडी सारी चीज़ें खुद साथ साथ चल रही होती हैं। हमारे पास डेपो में कितना प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, हमारे पास कौन सी चीज़ कितनी है, तो हमें उसके थ्रू बहुत ईजी हो जाता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग भी नहीं होता, जल्दी जल्दी हर चीज़ हो जाती है। तो टेक्नोलॉजी का बहुत ज़्यादा बेनिफिट है इसमें। अच्छा, आप कस्टमर ट्रस्ट कैसे मेंटेन करते हैं? कस्टमर ट्रस्ट की बात करें तो क्वालिटी प्रोडक्ट सबसे पहले, और टाइमली प्रोडक्ट को डिलीवर करना, ये 2 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा OMC में इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हमारे कस्टमर्स हैं जो पंप्स पे काम करते हैं, जैसे पेट्रोल पंप है, तो उनकी जब पंप ड्राई होते हैं तो उनको टाइमली डिलीवरी चाहिए होती है। अगर थोड़ा सा भी लेट होता है तो उनके कस्टमर्स ख़राब होते हैं, अगर उनके कस्टमर ख़राब होते हैं तो वो फिर हमसे प्रोडक्ट नहीं उठाते। तो हम कोशिश करते हैं कि एक तो क्वालिटी प्रोडक्ट हो, उसमें कुछ मिक्सिंग ना हो, कुछ भी लाइक अदर देन पेट्रोल है तो पेट्रोल ही हो, उसमें कुछ मिक्स ना हो, डीजल है तो डीजल ही हो, उसमें कुछ मिक्स ना हो, और टाइमली डिलीवर्ड हो, और जो पेमेंट उनकी है उसमें कोई लाइक जो भी उन्होंने पेमेंट की है फॉर द प्रोडक्ट तो उसको उतना ही प्रोडक्ट पहुँचे, तो इससे ट्रस्ट बिल्ड होता है। टाइमली डिलीवरी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अच्छा, आपके फ्यूचर बिजनेस प्लान्स क्या हैं? फ्यूचर बिजनेस प्लान में हम ये देखेंगे कि हमें एक तो अपनी MS एंटरप्राइज को और एक्सपेंड करना है, क्योंकि हम अभी फ़िलहाल सिंध में काम बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, कराची में भी कर रहे हैं,
लेकिन हमारी पूरी कोशिश है अभी कुछ प्रोजेक्ट्स भी हैं हमारे चाइनीज़ के साथ भी और एक दो पंजाब में और हैं, तो हम एक्सपेंशन की तरफ जाएंगे और फ्यूचर में हमारा ये मेन विज़न है कि हम ओवरऑल पाकिस्तान को कवर करें। तो इस दो सिटीज़ या दो प्रोविंसेस को छोड़ के आगे भी हम और भी काम करें, लाइक सिंध में हम बहुत ज़्यादा और बलूचिस्तान में काम कर रहे हैं, तो जो दो हैं उसको चार करें, तो इस तरह हम एक्सपेंड करने के लिए बहुत कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा ये है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में कौन सी 3 चीज़ें हैं जिस पे आप बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं, या 3 नहीं कम या ज़्यादा? हम ये देखते हैं कि सबसे पहले 2-3 चीज़ें हैं वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो प्लानिंग हो गई कि किस तरह प्रोडक्ट को अपलिफ्ट करना है और ठीक किस है। तरह कस्टमर्स तक पहुँचाना है। ठीक है। दूसरा ये है कि मार्केट को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अभी जो सिचुएशन चल रही है उसमें आपको नहीं पता कि कब प्राइसेस क्या हो जाए, क्योंकि हमें भी पता होता है लेकिन हम भी अक्सर जो है पूरा हमें उस तरह की डिटेल नहीं मिल रही होती। अक्सर ये आता है कि यार इंक्रीज़ होगी प्राइस, लेकिन वो फिर डिक्रीज़ हो जाती है, डिक्रीज़ की आवाज़ आती है तो इंक्रीज़ हो जाता है। कभी अभी रिसेंटली भी यही था कि डिक्रीज़ की आवाज़ थी लेकिन फिर नहीं हुआ चेंज रेट। तो मार्केट को समझना बहुत ज़रूरी है और प्लानिंग इस तरह से करें ताकि जिससे आपको लाइक आपके प्रोडक्ट रह न जाए, क्योंकि अगर आपका प्रोडक्ट होगा, इन्वेंट्री होगी ज़्यादा, तो उसमें लॉस हो सकते हैं जब प्राइसेस डिक्रीज़ होंगी। तो जब प्राइस डिक्रीज़ हुई आपके पास प्रोडक्ट हैं तो आपको लॉस होगा। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा गौर से देखना है कि भाई मार्केट में क्या चल रहा है और जो मार्केट प्राइसेस चल रही हैं उसी को कॉम्पीट करना है, उसी में अच्छे डिस्काउंट्स देने हैं। तो इस चीज़ों पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करें। ठीक है। सक्सेस की वजह बनने वाली कौन सी चीज़ें हैं? सक्सेस पे हमारे पास अगर देखें तो कंसिस्टेंट फॉर द लास्ट 3 इयर्स हम लोग बहुत ज़्यादा कंसिस्टेंट रहे। जो भी हमारे कस्टमर्स हैं उनको, कुछ कस्टमर्स ऐसे भी हैं, देखिए हमारी अभी इतनी कोई बड़ी कंपनी नहीं है, लेकिन जो हमारे रेगुलर कस्टमर्स थे जो हमसे बल्क में प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमने उनको क्रेडिट फैसिलिटीज़ भी दी हैं। उनको हमने उसके अलावा ये किया है कि बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स देकर, नहीं क्रेडिट वाली बात नहीं होती, ये दोबारा करो सवाल। अच्छा, सक्सेस की वजह बनने वाली हैबिट्स कौन सी? सक्सेस में अगर हम देखें तो हम बहुत ज़्यादा 3 साल हो गए हमें इस कंपनी को, और हम कोशिश करते हैं कि कंसिस्टेंट रहें मार्केट में। और हमारे कुछ कस्टमर्स ऐसे हैं जो हमसे बल्क में प्रोडक्ट लेते हैं, तो हमने उनके लिए ये क्रेडिट फैसिलिटीज़ बहुत कम OMCs देती हैं, लेकिन हमारे पास जो हमारे रेगुलर कस्टमर जो ट्रस्टवर्दी कस्टमर्स हैं हम उनको क्रेडिट भी देते हैं ताकि वो हमारे साथ जुड़े रहें और डिस्काउंट्स भी अच्छा देते हैं। तो सक्सेसफुल होने में, सक्सेस हासिल करने में हमारा एक वजह तो सबसे पहले यही है कि जो हमारे कस्टमर्स थे हमने उनको हमेशा अच्छी सर्विसेज दी हैं, और जितना हमसे फैसिलिटेशन हम कर सकते थे फैसिलिटेट किया है हमने उनको, और क्रेडिट दिए हैं, क्रेडिट पर प्रोडक्ट दिए हैं, ताकि अगर उनके पास अगर कुछ भी ऊँच नीच होती है अमाउंट को लेकर तो हम उनको फैसिलिटेट करते हैं कि भैया आप प्रोडक्ट ले लें, आप हमें आराम से पैसे दे दें। तो इस तरह हम फैसिलिटेट करें ताकि कस्टमर्स का भी काम चले और हमारा भी सर्कल चलता है। ठीक है। अच्छा, न्यू एंटरप्रेन्योर्स को किन गलतियों से बचना चाहिए? न्यू एंटरप्रेन्योर के लिए 2 बातें बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। सबसे पहले ये कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि हमें भी अभी 3 साल हो गए, अभी कुछ जगहों पे हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन ये कि हम कंसिस्टेंट होकर काम कर रहे हैं। तो सबसे पहले ये कि जल्दबाजी नहीं करनी, कंसिस्टेंट रहना है, और अगर कोई टारगेट अचीव होता है या कोई भी इस तरह का उनके जो गोल था वो अचीव होता है तो ज़्यादा खुश भी नहीं होना, न्यूट्रल रहना है और कंसिस्टेंट रहना है, तो ही आगे जाके फ्यूचर में इनको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो जल्दबाजी नहीं करनी और ज़्यादा ओवर भी नहीं होना। ठीक है। तो अगर आपको दोबारा मौका मिले तो आप किन चीज़ों को चेंज करना चाहेंगे? दोबारा अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऑयल फील्ड में टेक्नोलॉजी को थोड़ा सा ज़्यादा देखूंगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स जैसे मैंने बताया कि कुछ जगहों पर हम स्ट्रगल कर रहे हैं। तो अगर मैं दोबारा अगर आऊँगा इस फील्ड में तो मैं सबसे पहले उन चीज़ों को देखूंगा, क्योंकि हमारे पास ये टेक्नोलॉजी का जैसे ERP और SAP का ये भी रिसेंटली हमने ऐड किया है, इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और हैं। तो हम यही करेंगे, अगर मैं दोबारा मुझे मौका मिलता है तो मैं इन पॉइंट्स पे टेक्नोलॉजी पे बहुत ज़्यादा काम करूँगा। उसके अलावा जो मेरे एक ट्रांसपोर्टेशन वाला है पॉइंट, उसमें मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँ, क्योंकि अक्सर टाइमली डिलीवरी थोड़ी सी अगर ऊपर नीचे होती है तो हमें इशूज़ होते हैं।
ठीक तो है। ट्रांसपोर्टेशन पे मैं बहुत ज़्यादा फोकस करूँगा और टेक्नोलॉजी पर। ठीक। और आपकी कंपनी की वीकनेसेस क्या हैं? अगर हम अपनी कंपनी की वीकनेस की बात करें तो कुछ एरियाज़ हैं जिसमें हमें एक्सपेंशन की ज़रूरत है। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजी सबसे पहले, और उसके अलावा भी ट्रांसपोर्टेशन की बात की, तो ये हमारी वीकनेसेस भी हैं, इस पर थोड़ा सा फोकस करना है हमें। बिल्कुल। और टेक्नोलॉजी पे तो बहुत ज़्यादा हमें अभी भी काम करना है, क्योंकि टेक्नोलॉजी में थोड़े से हम वीक हैं। ठीक है। अगर स्ट्रेंथ की बात की जाए तो आपकी कंपनी स्ट्रेंथ की अगर हम बात करें तो स्ट्रेंथ में हमारे पास एक तो ये है कि जो हमारे कस्टमर्स हैं वो ट्रस्टवर्दी है, लॉयल है हमारे साथ। और दूसरी जो मेन चीज़ है वो हमारी टीम है। जो टीम है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जैसे हमारे जो भी बिज़नेस चल रहे हैं, जैसे पम्प्स हैं हमारे लड़खाना रोडी में, मैंने आपको बताया, तो उसमें बहुत ज़्यादा हमारी एक्सपीरियंस टीम है जो दिन रात मेहनत करके काम करती है और हमें एक अच्छा रिजल्ट देती है। ठीक है। फ्यूचर अपॉर्चुनिटीज़ क्या हैं आपके बिजनेस की? फ्यूचर में हमें अपॉर्चुनिटीज़ हमें देखें, एक और जो बिज़नेस है हमें उसमें जाना जो है गैस से रिलेटेड है। हमें LPG अगर हम आपको बताऊँ तो LPG पे हमें काम करना है। उसके अलावा डिजिटलाइजेशन पे हमें जाना है, क्योंकि ये बहुत अच्छे है, क्योंकि फ्यूचर भी पूरा इसी का है, तो हम इन दो चीज़ों पर बहुत फोकस करेंगे। ठीक है। और अच्छा सर, आपकी कंपनी के सबसे बड़े थ्रेट्स क्या हैं? सबसे बड़े थ्रेट्स की अगर हम बात करें तो हमारे पास मार्केट कंपटीशन सबसे पहले, ठीक है। और दूसरा प्राइस फ्लक्चुएशंस, ये बहुत बड़े थ्रेट्स हैं हमारे लिए, क्योंकि प्राइसेस हर वीक अभी चेंज होते हैं। पहले तो ये होता था कि हम काम कर लेते थे, हर 15 दिन बाद प्राइसेस चेंज, अभी हर फ्राइडे को चेंज होते हैं, फिर सैटरडे संडे आ जाता है, तो काम इतना उस तरह नहीं होता। तो ये कि प्राइस फ्लक्चुएशंस जो है हमारे लिए थोड़ा सा, और दूसरा ये कि जो मेन चीज़ है वो कंपटीशन है, मार्केट कंपटीशन, क्योंकि जायंट्स कंपनीज़ हैं तो वो हमें उस तरह काम नहीं करने देते हैं, क्योंकि ज़ाहिर है वो बड़ी कंपनीज़ हैं, वो और ज़्यादा फैसिलिटीज़ दे सकते हैं। तो ये थ्रेट है हमारे लिए। ठीक है। अगर आप अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बिजनेस स्टूडेंट्स को कोई एडवाइस देना चाहेंगे तो वो क्या होगी? देखिए, बीइंग एंटरप्रेन्योर भी मैंने एक मशवरा दिया, और मैं ये कहूँगा कि कंसिस्टेंट रहे और ज़्यादा जल्दबाजी की कोशिश ना करें। बस देखिए, शॉर्ट टर्म सक्सेस ना वो बहुत कम टाइम के लिए होता है, तो उसको ये उनके लिए यही एक मशवरा है, एक एडवाइस है कि कंसिस्टेंट रहकर काम करें और फोकस करें जो भी काम कर रहे हैं वो, और ज़्यादा लाइक वो ना ओवर ना हो, क्योंकि जल्दबाजी से ना, क्योंकि देखें अगर वो ये चाहेंगे कि हम शॉर्ट टर्म में हर चीज़ अचीव कर लें तो इस तरह नहीं होता। तो ये है कि उनको ना कंसिस्टेंट रहकर और आराम से सारी चीज़ों पर फोकस करके। सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये कि फ्यूचर मैनेजर्स को कौन सी स्किल्स डेवलप करनी चाहिए? फ्यूचर मैनेजर्स के लिए, जो भी मैनेजर्स आएंगे अब, तो उनके लिए सबसे मेन जो स्किल्स हैं वो एक लीडरशिप स्किल्स होनी चाहिए उनमें, प्रॉब्लम सॉल्विंग, और इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो कम्युनिकेशन स्किल्स उनकी बहुत अच्छी है, क्योंकि कम्युनिकेशन ही है ये कि आपको आपके बिजनेस एक्सपेंशन के लिए बहुत ज़रूरी है, और अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं तो आप बहुत ज़्यादा काम कर सकते हैं। और प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ज़्यादा उनको काम करना चाहिए, कि कोई भी अगर सिचुएशन होती है किसी भी तरह की तो उनको हैंडल करना आना चाहिए। तो ये 2-3 चीज़ें हैं जिस पर बहुत ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है सर, बस इसी के साथ मेरा लास्ट फाइनल क्वेश्चन आपसे ये है कि आप 5-10 साल बाद MS एंटरप्राइजेस को कहाँ देखते हैं, कहाँ देखना चाहेंगे इन फ्यूचर? अच्छा, देखिए, MS एंटरप्राइजेस मैंने आपको जैसे पहले बताया एक एफिलिएट कंपनी है विद केपलर पेट्रोलियम, तो हम कोशिश करेंगे 5 से 10 साल बाद भी एक MS एंटरप्राइजेस एक OMC ही बने, और जो बड़ी जायंट्स कंपनी है उनको हम टफ टाइम दें और उनकी तरह हम बड़ा काम करें। और इसके अलावा जैसे हम कंस्ट्रक्शन साइट पर भी हैं तो हमारी पूरी कोशिश ये होगी कि